नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज बहुत ही अहम मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। IMF ने तमाम जो डिटेल्स हैं, फ़ाइन प्रिंट है और जितने मामलात हैं उनकी तफसील जो है वो सामने रखी है किसी हद तक। और मैं कहूँगा कि इसके ज़रिए पाकिस्तानी अवाम की भी आंखें खुली हैं कि किन शराइत पर अमल दरामद होगा। अच्छा, क्लियर कट मैं आपको बता दूं, बात यह कि जो लाड आप कर रहे थे ना और अपने पैर रगड़ रहे थे उनके बिस्तर में और इंजॉय कर रहे थे, फुल रिलैक्स कर रहे थे वेस्ट की बाहों में, तो ये तब तक था जब तक कि आप उनकी बात मान रहे थे। आपने ज़्यादा होशियारी दिखाई, आपने, तुर्किया ने और 2-3 और ममालिक थे जो ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से तेल ले लेंगे, वहाँ से रिश्ता बना लेंगे। उन्होंने फिर एक ऐसा झटका दिया, उन्होंने सबको बंदे का पुत्र बना दिया। आपको पता होगा तुर्किया की हालत आज भी बहुत ख़राब है माशी तौर पे, लेकिन ज़ाहिर बात है हम तो उनके सिर्फ ड्रामे देखते हैं और उनकी अदाकाराओं को देखकर खुश होते रहते हैं। तो बुनियादी बात यह है कि गड़बड़ यहाँ से शुरू हुई जहाँ बेवजह के पंगे लिए। तो बात कुछ ऐसी है कि ये बेवजह के पंगे लेने नहीं चाहिए थे, इनकी वजह से हजीमत भी उठानी पड़ी और मुश्किल भी। अच्छा, अब चूँकि हम उनके लाडलों की लिस्ट में से निकल गए हैं तो फिर अब हम पर शराइत भी सख्त लागू होंगी। अब उन्होंने किताब उठा ली मईशत और इक्तसादियात की, क्योंकि आप तो उल्टा पढ़ते थे। नौजुबिल्ला, किसी भी चीज़ को उल्टा पढ़ा जाए तो फिर आपको पता है क्या असरात होते हैं, है ना? सही बोल रहा हूँ। तो हम हर चीज़ को उल्टा पढ़ रहे थे। हम कहते थे हम डॉलर को अपनी मर्ज़ी के रेट पे रखेंगे, यानी हम फुल इंटरवेंशन करेंगे। स्टेट बैंक के मामलात में हम इंटरवेंशन करते थे। जब हमें कोई अपने लोगों को मराद देनी होती थी, हम काइबोर से भी कम करके रेट दे देते थे, पॉलिसी रेट से कम भी रेट दे देते थे, बोलते थे भाई इन लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। सब्सिडीज़ भी अपने लोगों को, पसंद के लोगों को दे देते थे, मर्ज़ी से टैक्स लगाते थे। एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लग सकता, प्रॉपर्टी पे, रियल एस्टेट पे, कंस्ट्रक्शन पे टैक्स नहीं लग सकता। और आपको पता है कि थूक के पकौड़े तलने में तो हम लोग मास्टर हैं। तो हम कहानियाँ बनाते थे। अब उन्होंने हमें दे दी बहुत बड़ी, पूरे वेस्ट ने हमें दे दी बहुत बड़ी शटअप कॉल। एक शटअप कॉल हमें मिली थी 2014 में, जब हमने अरब ममालिक को और अरेबियन पेनिनसुला को धोखा दिया था। उन्होंने जो है ना सही अपनी बात पे लिव अप करते हैं। तब गरगाश साहब का ट्विटर के ऊपर बयान आया था कि ताल्लुकात तो आपके साथ ज़बरदस्ती के, लेकिन बच्चों देख लेंगे। बिटवीन द लाइन्स उन्होंने यही कहा था, समझ गए ना आप? उन्होंने कहा था, इनएविटेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, साथ में उन्होंने कहा था बच्चों देख लेंगे। और उन्होंने ऐसा देखा, बंदे का पुत्र बनाया, हम सीधे हो गए। IMF के साथ भी यही मामलात हुए। अब शराइत जो रखी हैं, नुक्ता ब नुक्ता लेके चलता हूँ। हमारे साथ मुल्क के बड़े मारूफ ताजिर सनतकार, रहनुमा और मईशत पर उबूर रखने वाली शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। और लंबा नहीं कराऊँगा वरना फिर वक्त बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। बराह रास्त सवालों की जानिब आता हूँ। सर, आप लोगों का देरीना मुतालबा ताजिर सनतकारों का रहा है इंटरेस्ट रेट का, ठीक है, कम रहे। मैं उस पॉइंट पे आता हूँ, सीधा घुमाऊँगा फिराऊँगा नहीं। उन्होंने बोला है कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव रहेगा, जो माजी की बदमाशी ओवर, नो इंटरवेंशन, नथिंग, फ्री मार्केट इकोनॉमी के असूल लागू होंगे। आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा, आपका इंटरेस्ट रेट भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अपनी इन्फ्लेशन कम करो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा लो। सफाइयाँ हम नहीं सुनेंगे कि पाकिस्तान में हालात ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, यह मनी मार्केट की वजह से नहीं है, यह मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से नहीं है। वो कह रहे हैं आप अपनी इन्फ्लेशन कम करो, इकोनॉमी में स्लो डाउन लाओ, इंटरेस्ट रेट कम कर लो। अभी फ़िलहाल आपको बढ़ाने शायद पड़ जाएँ, 31 जुलाई का आप इंतज़ार करें, फिर ऐसा बिजली का शौक लगेगा कि आपकी सोच है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली जो पिछला मुआहदा जो था $6 बिलियन का, जिसका 9th और 10th रिव्यू जो है जायज़ा, वो मुकम्मल नहीं हो सका था कामयाबी से, और फिर वो प्रोग्राम 30 तारीख को जून को ख़त्म हो गया। उसमें भी यही सब बातें उन्होंने कही थी और पाकिस्तान से कहा था कि इस पर अमल दरामद करके दिखाएं। और डिले की वजह से, ताख़ीर की वजह से वो 9वां 10वां जायज़ा तकमील नहीं किया जा सका और प्रोग्राम वो एक्सपायर हो गया। अब सवाल ये है कि हुकूमत को असूलन तो IMF की प्रोग्राम में जब वो आए हैं, सब शराइत उनकी माननी पड़ेंगी और माननी चाहिए। लेकिन हुकूमत को भी ये देखना है कि इंतखाब में वो जा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि अनपॉपुलर डिसीजन इतने ज़्यादा हों कि हमारा वोट बैंक मुतासिर हो। उसके साथ साथ उनको ये भी है कि IMF अगर नहीं मिला तो
हम उन लोगों में आ जाएंगे कि जिनके दौर में डिफ़ॉल्ट की कहानी लिखी गई हो, तो वो भी बड़ी कैच-22 सिचुएशन में। बहरहाल अब ये जो नया एग्रीमेंट $3 बिलियन का साइन हुआ 9 महीने के लिए, इसमें उन्होंने शराइत में पहला तो ये करा है कि स्टेट बैंक को वाज़े उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट इजहार किया है कि आपके यहाँ आपने मार्कअप रेट पॉलिसी रेट 22% तक ले गए हैं। बैंकों का लैंडिंग रेट जो है 24% तक हो गया है, लेकिन आप अफराद ज़र को कंटेन नहीं कर सके, नीचे नहीं ला सके। अफराद ज़र 30 तक पहुंच गया था, जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, अब भी 25-26 के आसपास है। लिहाजा जो कोट किया है शायद इससे ज़्यादा है। हाँ, लिहाजा वो ये कहते हैं कि आप मज़ीद मार्कअप रेट बढ़ाएं और अफराद ज़र को आप कंट्रोल करें। देखिए, मार्कअप रेट जब बढ़ाएंगे तो आपको प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है वो कम होगा। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट यानी निजी शोबे के कर्जे जो 500 अरब और 450 अरब होते थे एवरेज, वो 150 अरब पे आ गए। यानी निजी शोबे ने कर्जे लेना बैंक से। नहीं, इसके साथ में एक और नुक्ता भी है, गवर्नमेंट बोरोइंग अब उस हिसाब से नहीं होगी। उन्होंने उस पे भी पाबंदी लगाई। बात करें, उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक बिल्कुल ऑटोनमस बॉडी की हैसियत से काम करेगा और आप इससे कोई बोरिंग नहीं कर सकेंगे, स्टेट बैंक को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे, इस पर आप डिक्टेशन नहीं दे सकेंगे स्टेट बैंक को। तो ये तो स्टेट बैंक की कहानी। उसके अलावा जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, जिसमें एक चीज़ तो ये है कि वो रुपये का रेट उन्होंने कहा है कि डिमांड सप्लाई मैकेनिज़्म पे मार्केट बेस्ड रेट होगा और ओपन मार्केट में और इंटर बैंक में 4 से 5 रुपए के ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। वो भी हम 5 दिन कंटिन्यूसली देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो 5 दिन के अंदर आपने उस फ़र्क को 4 और 5 रुपए के बराबर को 1.5%। वो एक्चुअली हमने एक ड्रामा बनाया था, और क्योंकि हम ड्रामेबाज बहुत हैं, हमने ड्रामा ये बनाया हमारे सारे डॉलर अफगानिस्तान चले जाते हैं। अब ये ड्रामा हमारा चल नहीं रहा, क्योंकि अब ये भी फेल हो गया बहुत बड़ा, क्योंकि सारा डॉलर स्मगल नहीं हो रहा। ये हमें डिमांड है डॉलर्स की इस मुल्क के अंदर। आप जो रुपये को मैनिपुलेट करते हैं या डॉलर पंप इन कर देते हैं, वो नहीं होगा। आपको याद होगा कि हमारा रुपये का और डॉलर का फ़र्क जो है वो 20 और 25 रुपए पड़ गया था ओपन मार्केट का और इंटर बैंक का, जिससे हमारी रेमिटेंसेस मुतासिर हुई थी और $4 बिलियन की रेमिटेंसेस हमारी कम हुई और एक्सपोर्ट भी हमारी $4 बिलियन की कम हुई। टोटल $8 बिलियन की हमें हिट पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि जी मार्केट मैकेनिज़्म पे ये 4-5 रुपये 1.5% से ज़्यादा नहीं फ़र्क होना चाहिए। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा गैस की कीमतें बढ़ाएं, वो बम फटने वाला है, क्योंकि गैस की कीमतें, बात है, खुल के बोलें। उन्होंने जो गैस की कीमतें बढ़ाने को कही हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने रेजिडेंशियल कंज्यूमर को जो गैस के रेट लगा रहे थे वो ना होने के बराबर थे। उन्होंने कहा ये सब्सिडी आप दे ही नहीं सकते, जैसा भी आपने कहा। तो बिजली की कीमत भी बढ़ाने को कहा था। इंडस्ट्री ले रही है, देखें जो प्रेफरेंशियल रेट ले रही है वो इंडस्ट्री ले रही है, खत्म कर दिया वो। कंज्यूमर जो ले रहा था, नुकसान जो पहुंचाया है वो इंडस्ट्री को खिला के पहुंचाया है। इंडस्ट्री को जो कंसेशनल फाइनेंसिंग और कंसेशनल टैरिफ फॉर गैस एंड पावर था वो ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ देखें मुल्क को बर्बादी तक धकेलने में, देखें बेग साहब, मैं आपके साथ बड़ी सीधी बात करूंगा। मैं आज तक जितने आपको भी बहुत ताजिर सनतकार मिलने के लिए आते हैं, आप एक ताजिर सनतकार रहनुमा हैं, साबिक सीनियर नायब सदर भी रह चुके हैं FPCCI के एपेक्स बॉडी के। इसके अलावा आप, मैं कहूँगा कि बीबी के दौर से मैं देख रहा हूँ कि आप सियासत में भी मुतहरिक हैं, और तब से जो है कोई ना कोई सियासी ओहदा भी मिल जाता है, पार्टी का भी और इंतज़ामी भी। देखें जितने आपके ताजिर सनतकार रो रहे हैं ना कि जी ताजिर तिजारत बैठ गई, सनत बैठ गई, इन सब की गाड़ियों के मॉडल नए आते हैं। इनके बच्चे अगर पहले 2 बाहर पढ़ रहे थे तो अब 4 बाहर पढ़ रहे हैं। इनके लाइफस्टाइल इतने ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं कि अगर ये पहले छोटे देखें, ये यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब ये नहीं चलेगा। जो आप कह रहे हैं उसी चीज को देखते हुए IMF ने कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और रियल तो ये लोन्स की वजह से ही हुआ है, ये किकबैक कल्चर की वजह से ही हुआ है, आपको मानना पड़ेगा ये बात। इन दोनों सेक्टर को आप टैक्स नेट में लेकर आए। ये दोनों सेक्टर तकरीबन एग्जेम्प्टेड हैं। वो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के इकोनॉमी में हिस्सा 20% है, लेकिन टैक्सों की अदायगी में उसका हिस्सा 2% भी नहीं है।
ये क्या डिस्पैरिटी है। इसी तरह उन्होंने कहा रियल एस्टेट सेक्टर को आपने अब बाहर क्यों रखा दिया? हुआ मैं है। इतने अरसे रोता रहा, ब्लैक जो मनी झगड़ा जो करता रहा आपसे। ज्यादातर पार्क हो रही है। नहीं तो आप वो मुझे बताएं ना, इंडस्ट्री real लगाएं तो estate एम्प्लॉयमेंट में आती है। नहीं, मैं बस बात आपसे करता हूं, आप इंडस्ट्री लगाएं, काफी आपने बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लगा के रखी, बाहर से पैसे लेकर आए, यहाँ लगाए। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, इंडस्ट्री आप लगाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के नतीजे में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होती है, एलाइड इंडस्ट्रीज का कोई लेना नहीं देना होता। बात यह, आपने मिल लगाई, आपने लोग मुलाजिम रखे, आपने टैक्स भरा, एंड यू बिकेम अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन। यू आर पेइंग कॉर्पोरेट टैक्स व्हिच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द रीजन एंड परहैप्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये बात हो गई। आप रियल एस्टेट के खाली प्लॉट को बेनिफिट देकर, ये क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही, कौन सी एलाइड इंडस्ट्री चल रही खाली प्लॉट के लिए? आईएमएफ ने ऑब्जेक्शन किया है। एक तो उन्होंने कहा कोई एमनेस्टी नहीं आएगी आपकी, जैसे वो रियल एस्टेट सेक्टर को उन्होंने मजे लगे हुए हैं, वो एमनेस्टी स्कीम खत्म। और उन्होंने कहा टैक्स नेट में इन दोनों को लाना है, प्रॉपर रेगुलर टैक्स नेट में। तो एक ये थी। मना कब किया? उसके बाद उनका एक जो चीज अच्छा, नहीं, यहाँ पर एक नुक्ता आपके साथ और भी है, अडेंडम, क्योंकि देखें जो आप आए हैं तो फायदा भरपूर उठाना है ना मौजूद। बात यह है कि जब आप एक बहुत बड़ी टैक्स लाइबिलिटी उन पर अप्लाई करेंगे जो परचेज करेंगे प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्टेड यूनिट, या फिर जो सेल करेंगे, तो पैसे फिर आइडियली वहां से निकलने चाहिए और प्रोडक्टिव सेक्टर में आने चाहिए। करेक्ट? एमनेस्टी आप नहीं दो, लेकिन कम से कम प्रोडक्टिव सेक्टर में आते हुए पैसे को रोको नहीं। अभी एफएटीएफ के जो हमें ग्रे लिस्ट से निकाला था, उसमें भी वो क्लैश करती है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का ये सबसे आसान तरीका एमनेस्टी। अच्छा, जब से ग्रे लिस्ट में से निकले, मैं आपको बताऊं, डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। तो ग्रे लिस्ट में थे तो हम बिल्कुल ठीक थे, फर्स्ट क्लास एंजॉय हो रहा था, लेकिन ये जो हम व्हाइट लिस्ट में आए हैं तो अच्छा था कि आईएमएफ ने ये भी कहा है कि सर्कुलर डेट आपके बढ़ते चले जा रहा है, जो चोरी की वजह से है, रिसीवेबल आप पूरे नहीं हासिल कर रहे हैं, टीएनडी लॉसेस, जिनको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, तकनीकी नुकसानात हैं, और पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 2500 अरब और गैस सेक्टर का 1500 अरब, टोटल मिला के 4000 अरब सर्कुलर डेट हो चुके हैं। तो वो ये कहते हैं कि सर्कुलर डेट को आप कैसे ख़त्म करेंगे, या तो आपके पास उन इदारों के पास फंड्स हों जिन्होंने इनकी अदायगियाँ करनी है, पीएसओ आता है, सुई सौदरन आता है, सुई नौदरन आता है, या फिर आप कीमत बढ़ाएं। तो आपने देखा अभी बिजली की कीमत में 5 रुपये का इजाफा हुआ है। आपके हिसाब से 4000 अरब, सही है, 4000 अरब रुपए हैं, 4 ट्रिलियन जट का हिसाब लगा लेते हैं, 2500 अरब हैं पावर सेक्टर के, और 1500 जो हैं वो गैस के हैं। उन्होंने कहा कि जब कीमत बढ़ाएं, आपने देखा 5 रुपये बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, और जो पीक टाइम था वो भी 2 घंटे बढ़ा दिया है। So that means that we owe them around 14 to 15 billion US dollars. Somewhere in between, depending on the rate. That's not a small amount. That's a huge amount. That's a huge amount. तो आप बिजली का बढ़ गए, और गैस का बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, और वो इतना हार्ड हिटिंग होगा कि गरीब आदमी की चीखें निकल जाएंगी। वो स्लैब व्लैब जितने भी हैं वो ख़त्म करेंगे। और ये जो 5 रुपये बढ़े हैं, इसमें भी आपने देखा कि पीक आवर्स भी उन्होंने जो 6 बजे से करते थे 2 घंटे और बढ़ा दिया। आपके मुल्क के मसाइल का सिर्फ एक हल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको अपनी इकॉनमी को डॉलराइज करना पड़ेगा। अगर वक्त पे डॉलराइज कर लेते तो आज ये हाल ना होता। यकीन करें, अगर ये मुल्क डॉलराइज हो जाता, आज पाकिस्तान एक बहुत ही मजबूत मुल्क होता। मैंने हमेशा कहा कि बैंक अकाउंट्स ऑपरेटिव होने चाहिए। पहला झटका 28 मई 1998 के बाद लगा, जब 1998 के अंदर, जो कि बड़ा अहम एक दिन तस्वर किया जाता, मई 28 हमारे यहाँ यौम तकबीर के नाम से याद किया जाता उसको। उसके बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाई गई, उससे फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लोकल इन्वेस्टर ने सारे पैसे यहाँ से निकाले और बाहर के बैंक्स में रख दिए। यह पहली बर्बादी की निशानी थी। देखिए, हमारे पाकिस्तान की तारीख में 2-3 जुल्म हुए हैं जी, माशी जुल्म इसको। हाँ बोले। पहला नेशनलाइजेशन, हमने सनतकारी रोक दी। हमने सनतों को, जो बड़े बड़े लोग लगा रहे थे, फैमिलीज़ थी जो 21 फैमिलीज़ और 12 फैमिलीज़, वो
PIDC आया था और पाकिस्तान एक रोल मॉडल बन गया था सनतकारी में। वो नहीं, लेकिन शायद जब- भुट्टो साहब की नीयत सही नहीं, बात मुझे नीयत सही complete थी, करने दी। नीयत सही थी। फिर उन्हीं की बेटी ने उनकी इस पॉलिसी को Privatization समझा कि commission आने बनाया। वाले वक्त अब हाँ प्राइवेट सेक्टर का है। उन्होंने सही भी किया, निचकारी की शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब ने। हाँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स नहीं, हो पार्टी सकता है की मामला पॉलिसी उस जमाने में मामला मेरा फर्क हो, कहने का सिचुएशन। मकसद है कि जो चीज़ों ने हमें पीछे धकेला था, एक नेशनलाइजेशन थी, दूसरा फ्रीजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट जो आप बात कर रहे हैं। 1998 में जो एटॉमिक एक्सप्लोजन था उसके बाद उन्होंने तमाम डॉलर अकाउंट को फ्रीज कर दिया। उसके बाद बैरूनी पाकिस्तानियों का एतमाद आप बहाल नहीं कर सके। अच्छा, और नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि नवाज शरीफ साहब पहले वो वज़ीर आज़म थे जिन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लिए। पहला तो ये स्टेप था ना जो बीबी के दौर में लिया गया, जब मेरे ख्याल नवीद कमर साहब को पहले बनाया गया था प्राइवेटाइजेशन उसके बाद इन्होंने नवाज शरीफ ने कहा कि जी बाहर से जितने पैसे आए, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एक्ट 1992, उन्होंने कहा बाहर से जितने भी पैसे आए कोई पूछेंगे नहीं। सही है, और पैसे आए आए अब लगे। उन्होंने उन पैसों के ऊपर भी जब सवालिया निशान लगा दिया, फिर अब इस बार बजट में 1 लाख शटर हो करा, गया ना, शटर तो अब मना कर दिया IMF ने भी कि सर 1 लाख तो फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कह रहे हैं कि 1 लाख तक की मनी लॉन्ड्रिंग इजाज़त है, हम इजाज़त नहीं देंगे, सोर्स ऑफ बतलानी होगी। तो कहने का मेरा मकसद है कि वक्त भी चीज अब वहां भी कंट्रोल्स बढ़ गए हैं, बाय द वे वहां पर भी अब कंट्रोल्स बढ़ गए। रूल ऑफ द गेम्स बदल रहे हैं, कंट्रोल्स बदल रहे हैं, नए नए कवानीन FATF जैसे आ रहे हैं, लिहाजा अब आपके लिए इतना आसान नहीं है कि आप ऐसी मराद दे दें। और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के ऊपर भी अब पाकिस्तान सिग्नेटरी हो गया ना, वो करना पड़ता है। OECD क्या कहते हैं उसको, इंफॉर्मेशन। दुबई जैसा कंट्री जो आज़ाद इकोनॉमी पे फ्री ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता था, वो आजकल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस किस के इन्वेस्टमेंट्स हैं रियल एस्टेट में वगैरह वगैरह। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान नहीं, उसमें तो फिर अपनों के भी नाम निकल आएंगे ना। ये जो मैंने सुना है कि ये लोग वहां गए हैं, तो उसमें मैं ये भी बता दूं कि अपनों के भी नाम निकल आएंगे, क्योंकि वहां पर तो लोग इशारे कर करके बताते हैं ये इसका है, ये उसका है, ये इसका है। बिलफर्ज लोग ये कहते हैं कि ये दुकान उसकी है, ये मकान उसका है। तो ज़रा एहतियात से जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पर्दा नशीनों में अपना भी नाम आ जाए। नहीं, ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तो पता ही है बेग साहब, आपको नहीं कर रहा है किसका क्या है, मैं ये बात सर, ये फिर सिलेक्टिव हरकतें हो रही है ना। अब सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। डेटा शेयरिंग हर रिस्पॉन्सिबल नेशन की जिम्मेदारी हो गई है। वो एग्रीमेंट जो साइन किए हैं उसके बाद, और आप इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के माहिर हैं, इस मौजू के ऊपर आपने मकाले और पर्चे भी लिखे हैं। ये सीधी बात आपसे करता हूँ, आप उनसे बना के रखो ना। ये क्या चौधराहट थी आपकी कि गुलामी नामंजूर, हमारे खिलाफ साजिश हुई है, ये ड्रामा क्यों खेला? मैं यही कह रहा ये था, नैया डबो दी। दो और जुल्म से सुन ले फिर जो आप कहेंगे। हाँ, दो जुल्म बता दिया आई, वो तो मैंने कहा था पॉलिसियाँ जिनसे मुल्क पीछे चला गया था। शुक्र उनकी बेटी ने फिर इसकी निचकारी को एज ए पॉलिसी अडॉप्ट किया, फ़रोग दिया। दूसरी चीज़ें जो हैं जिसमें हम समझते हैं कि एक तो अमेरिका के साथ इन्होंने इतनी बड़ी पॉलिसी ये साइफर की, बग़ैर सोचे समझे उस मुल्क को आपने, जिसका एक बहुत कम्प्रिहेंसिव डिपार्टमेंट है, ये उस सब चीज़ों को देखता है, आपने इल्ज़ाम लगा के और उससे ताल्लुकात ख़राब कर लिए। नहीं करना अमेरिका के साथ मैं नहीं समझता हम आज जो IMF के ये जो तेवर है, आपको पता है मेजर शेयर होल्डिंग IMF में अमेरिका की है। मैंने सुना है बिलावल साहब ने बड़ी कोशिश काविश की है। बिलावल साहब सब गए, अभी भी उनका जाने का वहाँ प्रोग्राम है। उन्होंने आइस मेल्ट की, उन्होंने बतलाया कि जी हम आपको साथ लेके चलेंगे। बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने भी MD जो IMF की थी उनसे पेरिस में मिलकर उनको यकीन दिलाया कि जो हुआ वो हुआ। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई एक भी किया हुआ वादा आपसे जो है वो नहीं, लेकिन वादे वहाँ नहीं करने ना, वादे वहाँ करने, वादा आप वहाँ करें। अपनी अफ़गान पॉलिसी को आप चेंज करें। आप ये जो कह रहे थे कि आप यहाँ पाकिस्तानी जो, और ये जो आंटी अंकल जिनके साथ आप लोग कभी कभार स्ट्रेटजी इजलास अटेंड करते हैं, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी और इर्द गिर्द के शहरों में भी, उन आंटी अंकलों को, जिनमें से अक्सरियत जो है, शायद मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान के शहरी हों भी या ना हो, अब उनको आप जाके समझाएं कि जो बातें आप करते रहे कि पॉलिसी शिफ्ट होना चाहिए, स्ट्रेटजी शिफ्ट होना चाहिए, टिल्ट होना चाहिए, उसी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। हमें टिल्ट शिफ्ट नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात रह गई थी,
पहली बात तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करके पैर पे कुल्हाड़ी मारी। नहीं तो ये आपके सारे बर्गर आंटी अंकलों ने करवाई हैं, आप बोले ना ये वही बात। में पीटीआई ने करा ना। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, ये सब उन थिंक टैंक्स ने किया है जो सो कॉल्ड पाकिस्तान के सिंसियर बंदे। भाई ऐलान साइफर का तो इमरान ने किया ना, तो बस दूसरी चीज जो और भी है, लोग हैं, देखो ऐसी बात नहीं है, हालात उनके साथ तो हजार हो, लेकिन जिन्होंने इसको इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड लोग हैं जिन्होंने खराब किया ये। जो ब्रेक की थी न्यूज को, जो उन्होंने वो लेटर दिखाया था, लहराया था, कुछ भी कह लें आप। दूसरी चीज मैं नहीं जो बोलता मुझे भाई, मैं दुख है, वो अभी मैं गया था धाबी जी, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इफ्तिताह था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खास तौर से बुलाया था, और वहाँ पे चाइनीज़ काउंसिल जनरल और बड़े बड़े चाइनीज़ जो सी पैक के मंसूबों से मुंसलिक सीनियर पोजीशन पे आए हुए थे। यकीन करें उनके चेहरे पे खुशी और एक सेटिस्फैक्शन थी कि अब दोबारा सी पैक को रिवाइव किया गया। हाँ, क्योंकि गवादर को डिच कर दिया ना, इसलिए खुश थे वो। सी पैक को पीटीआई ने, और मुझे अच्छी तरह याद है स्टेटमेंट था रज़ाक दाऊद का कि वी विल होल्ड ऑन ऑल प्रोजेक्ट ऑफ पीटीआई ऑफ सी पैक एंड वी विल रिव्यू इट। जी जी, हम गलत नहीं कहता हूँ, गलत नहीं। जायजा लेंगे। उनको बहुत सारे कौमी सलामती के मुफादात थे, वो सामने रखने थे, और उसी के तहत देखें गवादर को अब डिच कर दिया गया है। वो जो रट्टो डेरो वाला रोड था उसको भी डिच कर दिया गया है, और बिलावल साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब के विजन को भी सलाम पेश करता हूँ, और इदारों की विजन को भी सलाम पेश करता हूँ कि अब जहाँ फोकस आ गया है वो आ गया है हैदराबाद सक्खर मोटरवे का। मैं सलूट करता हूँ। सिंध के अंदर 3 हाईवेज जिस भी शक्ल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन यकीन करें रोड नेटवर्क बड़ा कमजोर है। इंडस हाईवे, मेहरान हाईवे, मैं दोबारा बता रहा हूँ लोगों को, और नेशनल हाईवे, ये इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत इंफीरियर हैं। पंजाब का रोड नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर सीपैक में हिस्सा देना है तो आपने सिंध के रोड नेटवर्क को अपग्रेड करना है। देखें, मैं आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, मैं तो इन सारे ममालिक में, और आप भी इन सारे ममालिक में जा चुके हैं, मैं बिलीव करता हूँ कि वेस्ट कैन बी बेटर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स विज़ावी कोई हमारी उनसे रिश्तेदारी नहीं। इन द रीज़न वन, दे कैन ब्रिंग इन मोर इन्वेस्टमेंट। माइंड यू, China will not bring in that much investment as Europe, UK, and you know the ambassador of a certain country just recently said that they are the biggest foreign investor in Pakistan, and they have increased their foreign investment. आपकी overall FDI गिरी है, लेकिन they have increased their investment. Mind you, in such an atmosphere where a very large petrochemical related company is going to ditch your country. देखें, आप इन चीज़ों को जानते हैं, आपने किताब लिखी पूरी। मुझे ज़रा सा IMF का एग्रीमेंट साइन करने के बाद दुनिया के मसाइल पाकिस्तान के हल नहीं होंगे। हमारे मसले अगर हम उनको ग्रेजुअली एड्रेस नहीं करते तो हम डिच में ही रहेंगे। पहला IMF के एग्रीमेंट साइन करने के बाद हम दलदल से निकल नहीं जाएंगे, हम दलदल में ही रहेंगे। लिहाजा 3 चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान की हैं और जिसको हमको सीरियसली करना है। पहले इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसको $26 बिलियन के जो ऐलानात हो गए प्रोजेक्ट के, जिसमें पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट भी है, जिसमें ऑयल रिफाइनरी भी है, सऊदीया, UAE, कतर की, सही है। इन प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करेंगे। Sir, we only have 20 days, you know this. एक सेकंड, The Prime Minister only has 20 days. वो जो काउंसिल बनी है उसको मैंडेट दिया। नहीं, वो बात मान गए, but Zardari साहब has said that 8th or 9th is going to be the day. दूसरा काम उन्होंने ग्रीन पाकिस्तान एग्रीकल्चर को जो हमेशा चीखता रहता था, एग्रीकल्चर को दोबारा उन्होंने रिवाइव करने का एक टास्क दिया गया है। But that entitles the head of a certain institution. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वो रास्ते हैं कि IMF से एग्रीमेंट करने के साथ वहाँ चल के आप IMF के हदायत भी पूरे कर सकेंगे और खुद भी दलदल से निकल सकेंगे। Political people are persona non grata. आप जानते हैं कि यहाँ पे मौसम बदलता जाता है। We are just relying on one person. आप मुझे जरा सा बात, क्योंकि आपका प्रोग्राम खत्म होने वाला है। इस बार IMF ने जो $3 बिलियन की अपनी रकम है उसको 3 किस्तों में बांटा है। 1.2 बिलियन इस हुकूमत के वक्त में दे दिया उन्होंने, जिस दिन बोर्ड मीटिंग थी उसी दिन रात को उन्होंने फंड्स रिलीज कर दिए। बाकी 1.2 बिलियन उन्होंने कहा केयरटेकर को हम देंगे, और उस सूरत में देंगे जब वो काम करेंगे, वो रिव्यू पूरा होना चाहिए उनके पीरियड का। That will be a और different तीसरा chapter. उन्होंने कहा नई हुकूमत जो इलेक्ट होकर आएगी उनकी परफॉर्मेंस पे हम देंगे। लिहाजा इन हुकूमतों को अगर IMF की ये फंडिंग लेनी है, वेल करनी है, तो उन्होंने अपने अपने Honest and बादामियाना question.
simple question from you. Try to understand these people only have 20 days or thereabouts. That is if they stand by what they have discussed with Zardari Saab. That is 8th or 9th, right? Roughly. I'm just saying. Okay? The reason being that they would want a bit of a cushion, otherwise they will be bound. 90 दिन के Right? If they dissolve, maybe they have 30 days more, but doesn't change anything. You know the political realities of this country. You've lived through the thicks and thins. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि this chapter will then close. We have to come to reality. When a certain political government goes away, a political chapter is closed. Then a new chapter will open. आप मुझे बताएं, you don't know the name of the caretaker prime minister, you don't know the name of the caretaker finance minister, you don't know the caretaker. How can you say right now that they would stand by or they would do मुझे this? सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा ताकि मैं बता। पहली चीज़ एक चीज़ IMF ने बड़ी अनहोनी की है इस बार, मुनफरद इसको कह सकते हैं, कि वो तमाम सियासी जमातों से मिले हैं, ख़ास तौर से PPP, मुस्लिम लीग नून और PTI से, और इन लेंथ डेलिब्रेशन हुई है। उनका कंट्री हेड ने अमेरिका से जूम पे भी बात करी है। उन्होंने ये कहा है कि आपको ये शराइत हमारी और ये हदायफ मंजूर हैं। ये बात में ना कहना कि हमने नहीं एग्री किया, और ये तमाम सियासी जमातों ने उसको इंडोर्स किया है। गए थे एक बंदे के पास और के पास भी गए थे, वो भी आया होगा, जो भी स्टेक क्यों गए थे समझ नहीं आई, लेकिन गए थे। तो उन्होंने स्टेक होल्डर से भी बात की है। अब ये जिम्मेदारी नहीं करते तो फिर वो प्रोग्राम फिर इसी तरह का डबल डोल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको यकीन से, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो केयर टेकर ला रहे हैं, केयर टेकर विल परस्यू टू कंटिन्यू IMF प्रोग्राम्स। ये जो शराइत हैं, दे आर आंसरेबल टू IMF। नो, बट दे हैव टू फिक्स पाकिस्तान इकोनॉमी ना। पाकिस्तान Whether they IMF ये कहता adhere है to IMF rules and laws and नहीं, but terms and conditions is different. IMF कहता है हमारे अदाई पूरे होंगे तो आपकी इकोनॉमी फिक्स हो जाएगी। नहीं, you cannot. उनका ये कहना है। You can't go. It's like someone telling me what is in my जब आप interest. अदाई एग्री कर रहे हैं तो आपको फिर Sir, you're a sharp businessman. You know nobody can tell you your interest better than you understand your own interest. How can we say they are looking after their interest, we have to look after our interest? उन्होंने जो हदायत रखे हैं उसमें एक तो उसकी ऑफ कोर्स उनकी अपनी रिकवरी एलिमेंट है जो आप सही कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये इकोनॉमिक रिवाइवल प्रोग्राम के तहत बनाया गया है, और ये बहुत सख्त टाइट करके ये लेके चलेंगे। अखराजात को कम करना है, सब्सिडी नहीं करना है, नए टैक्सेस बढ़ाने हैं, सर्कुलर डेट ख़त्म करना है, स्टेट बैंक को डोमिनेंस करना है, मॉनेटरी पॉलिसी को मज़ीद टाइट करके मार्कअप बढ़ाना है, सर्कुलर डेट्स को जो है पे ऑफ करना चाहिए, कीमतें बढ़ानी पड़े। ये सब चीज़ें होंगी तो यकीनन बेहतरी आएगी। My interest is गरीब तो पिट जाएगा। Sir, that's what I'm saying. My interest does not rely in what they are saying. What they are saying is good. You want fiscal discipline, etc., etc. I'm short on time, so I'll just bring two things up. You're an economist yourself as well. My interest is that are we going to increase employment? देखो सर, मेरा IMF का इंटरेस्ट इससे नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कम होते हैं। IMF का इंटरेस्ट इस बारे में भी नहीं है कि आपकी अपनी इंडिजिनस इंट्रिंसिक इन्फ्लेशन, GDP बढ़ानी होगी। GDP ग्रोथ हम 3-4% से आगे 1.5% पे टारगेट की बात कर रहे हैं। आपको मॉनेटरी पॉलिसी के ईज करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते क्योंकि बढ़ाने IMF कह रहा है कि आपने अफरात-ए-ज़र को कंट्रोल नहीं किया। दे आर लुकिंग आफ्टर द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। आपका इंटरेस्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, वो तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो आपकी GDP की प्रेडिक्शन क्या है, आपकी GDP ग्रोथ की प्रेडिक्शन क्या है। स्लोइंग डाउन GDP की बात कर रहे हैं। देखो ना, मुझे कोई कहे कि आपका स्लो हो रहा है GDP, मैं बोलूं और स्लो कर दें जी, इन्फ्लेशन नीचे आएगी। जगह पे आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग। इंट्रोडक्शन है IMF का और हुकूमती पॉलिसी और हुकूमती ऑब्जेक्टिव्स का, वही लेके हमने साथ चलना है कि उनका प्रोग्राम भी इंटैक्ट रहे और हम अपने हदायत भी हासिल, यही एक आर्ट है। और अगर अच्छा प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर आता है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ। आप इनसे रुजू नहीं करो ना, ये गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हो आप। इनके अबू के पास जाओ। आप प्रॉब्लम क्या है कि आप बेटे से बात कर रहे हो, आप अबू से बात, अबू की ब्लेसिंग से बेटे ने बात की है, ये याद रखिए। तो ये आप बात बेटे से करें ही नहीं ना, फोन कर रहे हैं, ठीक है, आप बेटे से बात कर रहे हैं, आप अबू से इसके बात करें।
फिर आप देखें कैसे ये रिश्ता नहीं करेगा, ये अबू- मतलब सॉरी, कैसे ये बात नहीं मानेगा। अबू से खैर, बात मेरे हुई है तो बेटे ने मुस्कराया भी है, दरवाजे अच्छा, भी खोले हैं और ये प्रोग्राम भी तो हुआ और है। बात करें अबू से, और बात करें, और नहीं, ये बात तो मैं करें ताकि कहता था, काम आपको चले। याद होगा कि इसमें डिप्लोमेसी, फॉरेन ऑफिस में अपना काम करना है, वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, ताकि IMF पहले भी तो वेवर मिलते थे, पहले भी हमने प्रोग्राम किए मुस्कुराते हुए। ये 1998 वाला प्रोग्राम बन गया है जब हमारे फंड फ्रीज हुए थे और हमारा एटॉमिक एक्सप्लोजन किया था। वो इसलिए कि अमेरिका खुश नहीं, वो इसलिए कि आप नया ब्लॉक बनाने की बात कर रहे हैं, वो इसलिए जब आप रशिया से ऑयल लेने की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कि ईरान के साथ आप एक रीजनल पार्टनर के तौर पे वाटर एग्रीमेंट करके ट्रेड बढ़ाने की बात करें। तो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन बिलावल साहब ने काफ़ी हद तक आइस मेल्ट की है। उन्होंने कहा हमारी मजबूरियां हैं, हम अगर ये वाटर ट्रेड ना करें तो हमारे पास डॉलर है ही नहीं देने के लिए। हम वहाँ से तेल आता है तो हमारी तेल का बिल नहीं आने जो 20 बिलियन डॉलर हो गया था। यही गलत है ना, देखें यही गलत है। आप उनसे पंगा मत लें, मत मंगाएं कोई ऐसी चीज वहां से, वो हर्ट होंगी चीजें। आप दूसरों के साथ पिंगे ना बढ़ाएं, आप सिर्फ ताल्लुक इनके साथ रखें, पूरे वेस्ट के साथ। आप देखें जब आप वेस्ट की तरफ आखिरी टिल्ट जुमला करेंगे, मेरा- दे विल लुक आफ्टर यू, आखिरी बट इफ यू विल जुमला- कीप ऑन चेंजिंग योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, you will start having problem. We say we want to have 3 boyfriends. नासिर- How can it be possible that you have 3 boyfriends? नासिर, हाँ। आखिरी जुमला, हाँ। डायनामिक्स चेंज हो गई, फंडामेंटल्स बदल गए हैं, नए रूल्स ऑफ द गेम्स आ गए हैं, नए पार्टनर रीजन में इमर्ज हुए हैं, रशिया है, ईरान है, चीन तो है ही मोस्ट ट्रस्टेड। इनके पास तो जाना ही नहीं। इनको आप टॉक्सिक ignore नहीं कर रिलेशनशिप्स हैं सकते। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आप मुझे हैं। बोलने दें, उनको साथ लेते हुए वेस्ट के साथ जो पुराने ताल्लुकात हैं उनको मेंटेन करना है, और यही आर्ट है आपका, और ये छन्नी में पानी लाने के कैसे हो बराबर है। सकता है कि चारों बीवियों को आप एक ही घर में रखें और फिर कहें कि आपस में लड़ाई ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। खैर, लेकिन एनीवे, आप वैसे ये इशारा गलत हो गया, घर आपने जाना है, भाभी को भी जवाबदारी देनी। मैंने इशारतन आपको बताया कि पाकिस्तान की मिसाल में आपको बताया है, लेकिन आपकी बात भी ये है कि मामला फहमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत है, ज़्यादा। और मामला फहमी के साथ चला जाए तो बेहतर है। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।